हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जावेद ताहिर है। आ, आज मैं आपको बताऊंगा डायलिसिस के बारे में। हम किस किस एक्सेस से जो है डायलिसिस कर सकते हैं। इस डायलिसिस एक्सेस में बेसिकली जो है दो तरह के एक्सेस होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी एक्सेस और एक होते हैं परमानेंट एक्सेस। टेम्परेरी एक्सेस वो एक्सेस होते हैं जिसमें हमें इमरजेंसी में जो है डायलिसिस करनी होती है, और परमानेंट एक्सेस वो होते हैं जिसमें हमें मेंटेनेंस डायलिसिस के लिए हमें चाहिए होता है, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ होता है। टेम्परेरी एक्सेस जो होता है वो ज़्यादातर आईसीयू में यूज़ होते हैं, इमरजेंसी में यूज़ होते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होते हैं। टेम्परेरी एक्सेस में जो आता है वो हमारे कैथेटर्स आते हैं, टेम्परेरी कैथेटर्स आते हैं, जो कि हम इंटरनल जुगुलर वेन आईजेवी कैथेटर्स जिनको बोलते हैं, या फीमोरल कैथेटर्स आते हैं। ये टेम्परेरी कैथेटर्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। टेम्परेरी कैथेटर्स सिंगल ल्यूमन भी हो सकते हैं, टेम्परेरी कैथेटर्स डबल ल्यूमन भी हो सकते हैं। टेम्परेरी कैथेटर जो आजकल यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर डबल ल्यूमन कैथेटर्स यूज़ होते हैं। और टेम्परेरी कैथेटर जो है उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। टेम्परेरी कैथेटर जो होते हैं वो बेसिकली अगर हम इंटरनल जुगुलर वेन में डालते हैं, डबल ल्यूमन इंटरनल जुगुलर वेन कैथेटर डालते हैं, तो वो यूजली 1 महीना चलता है। यानी कि उसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादातर केसेस में 1 महीना होती है, या उससे पहले भी वो जो है वो निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कैथेटर एक प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक जैसा मटेरियल है, तो इसलिए कैथेटर से ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। टेम्परेरी कैथेटर्स जो होते हैं वो जब उसमें टेम्परेरी कैथेटर्स जो होते हैं उनमें जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो, वो दूसरे परमानेंट कैथेटर्स के मुकाबले हो सकता है कम भी हो, और इसलिए जो परमानेंट कैथेटर्स होते हैं वो उनमें ब्लड फ्लो थोड़ा सा अच्छा होता है। टेम्परेरी कैथेटर्स जो होते हैं उसमें टेम्परेरी कैथेटर्स, आईजेवी जो कैथेटर्स, जैसे कि मैंने बताया कि डबल ल्यूमन कैथेटर्स, आईजेवी कैथेटर्स, इसकी लाइफ जो होती है वो लगभग 1 महीना होती है। और जो फीमोरल कैथेटर होते हैं जो कि हम ग्रॉइन में डालते हैं, उसकी लाइफ जो होती है वो लगभग एक हफ्ते के बराबर होती है। एक हफ्ते बाद हमें यूजली फीमोरल कैथेटर को निकालना होता है, और जो नेक कैथेटर होता है आईजेवी कैथेटर, वो हमें 1 महीने के बाद निकलना होता है, वरना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर उससे पहले इन्फेक्शन हो गया है तो हमें उस कैथेटर को जो है निकालना होगा। अब टेम्परेरी कैथेटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन में डाले जाते हैं, या उस कंडीशन में डाले जाते हैं कि मान लो एंड स्टेज रीनल डिसीज़ है या सीकेडी स्टेज 5 है और किसी को डायलिसिस की अचानक ज़रूरत पड़ गई है, तो टेम्परेरी कैथेटर हम डालते हैं। परमानेंट एक्सेस जो होता है, परमानेंट एक्सेस में हम ज़्यादातर जो है वो फिस्टुला यूज़ करते हैं। इसके अलावा एवी ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो हम कभी कभी एवी फिस्टुला के अलावा बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन पोजिशन भी करते हैं। ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं, और ये क्या होती हैं मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जो परमानेंट एक्सेस है उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो बेसिकली एवी फिस्टुला होता है। एवी फिस्टुला होता है, और एवी फिस्टुला में बेसिकली फिनोमिना क्या है, बेसिकली जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो ये है कि हमने आर्टरी को वेन से कनेक्ट करना होता है। जब हम आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आर्टीरियल प्रेशर है, यानी कि जो आर्टरी का प्रेशर है वो वेन में लगता है। वेन में प्रेशर लगने से क्या होता है कि वेन जो है वो चौड़ी हो जाती है, वेन का साइज बड़ा हो जाता है। वेन का साइज बड़ा हो जाने से हम उसमें आसानी से निडल लगा सकते हैं। आसानी से जब निडल लगा सकते हैं और वेन का साइज बड़ा हो जाता है तो उससे फ्लो जो है अच्छा आता है। अच्छा फ्लो आता है, आसानी से निडल लग सकती है, वेन का साइज बड़ा हो जाता है, उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। अब बेसिकली फिस्टुला जो है जब हमारा एक बार बन गया, एक बार हमने सर्जरी कर दी, सर्जिकल प्रोसीजर है ये फिस्टुला मेकिंग। फिस्टुला बनाने के लिए हमें एक सर्जन की ज़रूरत होती है, जो कि आर्टरी को वेन से कनेक्ट करता है सर्जरी के द्वारा। और फिर उसके बाद सर्जरी होने के बाद फिर उसको मैच्योर होना होता है। इस मैच्योरिटी में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। ये मैच्योरिटी 1 से 1.5 महीना हमें चाहिए होता है। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि 2 महीने भी लग जाएं। इस मैच्योरिटी, ये जो मैच्योरिटी होती है, यही वेन का डायमीटर बड़े होने को हम मैच्योरिटी बोलते हैं। बेसिकली इसके लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। हमें जो है कुछ एक्सरसाइज करके उस वेन को, उस वेन की जो मसल्स हैं उसको जो है वो स्ट्रेंथ देनी होती है, ताकि उसका डायमीटर बड़ा हो, उसका साइज बड़ा हो, और उसमें आसानी से निडल लग सके। इसमें हमें 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने बाद फिर हम उस फिस्टुला से जो है डायलिसिस शुरू कर सकते हैं। अब फिस्टुला जो है वो बेसिकली कई तरीके से बनाया जा सकता है। जो सबसे कॉमनली बनाया जाता है वो रेडियोसेफेलिक, यहाँ पर एक रेडियल आर्टरी होती है और फिर एक सिफेलिक वेन होती है। सिफेलिक वेन जो कि हमारी ऊपर से ट्रेवर्स करके आ रही होती है। हम क्या काम करते हैं कि रेडियल आर्टरी को सिफेलिक वेन से जोड़ देते हैं। इस फिस्टुला को हम रेडियोसेफेलिक फिस्टुला बोलते हैं।
एक हमारा जो फिस्टुला बनाया जा सकता है, अगर मान लो किसी वजह से किसी पर्सन में रेडियोसेफेलिक फिस्टुला नहीं बनाया जा सकता, तो हम ब्रेकियो बेसिलिक फिस्टुला बनाते हैं। ब्रेकियो बेसिलिक या ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला बनाते हैं। कॉमनली ब्रेकियोसेफेलिक बनाते हैं। ब्रेकियोसेफेलिक में ब्रेकियल जो आर्टरी है हम उसे सेफेलिक वेन से जोड़ देते हैं, तो उसको हम ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला बोलते हैं। ब्रेकियोसेफेलिक बेसिला थोड़ा सा ऊपर बनता है और रेडियोसेफेलिक फिस्टुला जो है वो नीचे बनता है। ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला पर्पस वही है, आर्टरी को वेन से जोड़ना, वेन्स का जो है डायमीटर को बड़ा करना और एक अच्छा फ्लो लेना। इसी तरीके से ब्रेकियो बेसिलिक भी फिस्टुला बनाया जा सकता है। तो ये है फिस्टुला। फिस्टुला का पर्पस सिर्फ यही है कि हमें जो है अच्छा एक डायलिसिस एक्सेस का मतलब ये कि हमें ब्लड लेना है और ब्लड रिटर्न करना है। ब्लड लेकर उसकी सफाई करनी है, ब्लड की, उसकी टॉक्सिसिटी रिमूवल के लिए भेजना है मशीन में, डायलिसिस मशीन में, डायलाइजर में, और फिर उसके बाद में उसे लौटाना है। तो एक निडल, जब फर्ज कीजिए कि हमारी ये, मान लीजिए कि ये हमारी ये वेन बन गई, ये वेन बनने के बाद में ये वेन यहाँ पर मोटी हो गई हमारी। अब हम एक निडल यहाँ लगाएंगे, एक निडल यहाँ लगाएंगे कुछ डिस्टेंस पर, एक से हम आर्टेरियल लाइन बनाएंगे, एक को वीनस लाइन बनाएंगे। एक लाइन से हमारा ब्लड जो है वो लौट कर जाए, हमारा ब्लड मशीन में जाएगा, और दूसरी लाइन से हमारा ब्लड जो है वो वेन में लौट कर आ जाएगा। इस पर्पस के लिए बेसिकली हम इस वेन का डायमीटर जो है वो बड़ा करते हैं। इससे हमारा फायदा क्या होता है? इससे हमारा फायदा ये होता है कि अच्छी क्लियरेंस मिलती है, अच्छा ब्लड फ्लो मिलता है, और हमारी डायलिसिस की जो क्लियरेंस है, डायलिसिस में जो क्लियरेंस है, जो टॉक्सिसिटी है, रिमूवल है, वो अच्छा होता है। इसके बाद ये हो गया फिस्टुला, ये हो गया रेडियोसेफेलिक फिस्टुला जो यहाँ पर बनता है, ये ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला या ब्रेकियोबेसिलिक फिस्टुला जो ऊपर बनता है। इसके अलावा एक बोलते हैं ब्रेस से, अगर किसी पर्सन में हम मान लो किसी वजह से ये भी नहीं बना सकते, यानी कि रेडियोसेफेलिक फिस्टुला नहीं बना सकते, हम ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला नहीं बना सकते, तब हम क्या करेंगे? तब एक प्रोसीजर और होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन। बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन क्या होता है? बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन ये होता है कि जिस तरीके से हमारी सेफेलिक वेन होती है उसी तरीके से एक बेसिलिक वेन होती है। लेकिन बेसिलिक वेन क्या होती है कि वो थोड़ी सी साइड से जा रही होती है। तो अगर हमने क्या काम करना होता है कि अब हम यहाँ तो निडल नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम क्या काम करते हैं कि इस बेसिलिक वेन को जो कि नीचे से साइड से होकर गुजर रही है, इसको सर्जरी के द्वारा इस पूरी वेन को उठाकर ऊपर लेकर आते हैं, फिर इसको आर्टरी में कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद में इसको बोलते हैं बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन। ये भी एक तरीके का फिस्टुला है, इसको बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। फिर वो बेसिलिक वेन जो है वो हमारी डायमीटर में बड़ी हो जाती है, जो साथ में एसेसरी वेन्स हैं वो भी डायमीटर में बड़ी हो जाती हैं, और फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पर निडल लगा सकते हैं। बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन थोड़ा सा उसमें सर्जिकल मार्क लंबा होता है, वो एक बड़ी सर्जरी होती है, लेकिन जो फिस्टुला वाली सर्जरी होती है उसमें सर्जिकल मार्क छोटा होता है, और जो सर्जरी होती है वो भी थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस तरीके से तीन चीज़ हो गई, रेडियोसेफेलिक फिस्टुला, ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला, या फिर बेसिलिक फिस्टुला, और या फिर बेसिलिक वेन ट्रांसपोजिशन। ये हमारा डायलिसिस एक्सेस, ये परमानेंट हमारा एक्सेस बन जाता है। ये एक्सेस सबसे बेस्ट एक्सेस होता है डायलिसिस के लिए, और इस एक्सेस से हम जो है वो सालों साल तक डायलिसिस किसी भी किडनी के मरीज की जो है वो जो कि एंड स्टेज डिसीज है या किडनी CKD स्टेज 5 है, उनकी काफ़ी समय तक इससे जो है वो डायलिसिस चल जाती है। कभी कभी क्या होता है, इसमें बहुत फिस्टुला मेकिंग में फेल्योर के भी चांसेस होते हैं। फिस्टुला जो है वो जल्दी भी फेलियर हो जाते हैं, या फिर फिस्टुला शुरू से ही काम नहीं करते, या फिर अगर वेन का डायमीटर कम है तो फिस्टुला बनाए भी नहीं जा सकते। वेन का डायमीटर, एक पर्टिकुलर डायमीटर हमें चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर साइज हमें वेन का चाहिए होता है, उसी पर डिसाइड होता है कि हम जो है फिस्टुला बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर वेन का डायमीटर कम है तो वो फिस्टुला जो है वो मुश्किल से बनता है, और अगर हम मान लीजिए बन भी जाता है तो उसके फेलियर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फेलियर के चांसेस फिस्टुला के तब भी बढ़ जाते हैं जब पेशेंट जो है एक्सरसाइज कम करता है। अगर एक्सरसाइज कम हो रही है तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो उस 1 महीने पीरियड का, जो सर्जरी के बाद हमें 1 महीना एक्सरसाइज करनी है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज कम होगी तो वेन जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, और अगर वेन अच्छी नहीं बनेगी तो फिर हमारे चांसेस हैं कि फिस्टुला जो है वो उतना अच्छा काम ना करे। इसके अलावा
जैसा कि मैंने बताया कि फिस्टुला के फेल्योर के भी चांसेस होते हैं। सर्जरी हो गई, चाहे कितना भी अच्छा सर्जन हो, लेकिन जो उसकी फेल्योर रेट होती है वो 20 to 25% फेल्योर रेट होती है। तो इसलिए हमें वो भी माइंड में कंसीडर करके चलना पड़ता है कि हो सकता है फिस्टुला बनने के बाद में जो है अगर फिस्टुला जो है वो फेल्योर हो जाता है, प्राइमरी फेल्योर हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि और कहाँ फिस्टुला बनाया जा सकता है। हम दूसरे आर्म में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसलिए हमने क्या करना होता है कि जिस आर्म में भी हमें फिस्टुला बनाना होता है, मान लीजिए कि अभी किसी को टेम्परेरी कैथेटर पड़ा हुआ है और हमने उसका फिस्टुला बनाना है, तो हमें ये बात का ध्यान रखना होता है कि हम उस आर्म में यूजली कोई भी आईवी प्रिक, इंट्रावीनस प्रिक जो है वो ना करवाएं, ना ही कोई इंजेक्शन दें, ना ही उस वेन से कोई सैंपलिंग दें। क्यों? क्योंकि हमें वेन्स को बचा कर रखना होता है ताकि वो हमारी वेन्स जो हैं वो थ्रम्बोज ना हो, उसमें क्लॉट ना हो, और अगर क्लॉट हो गया तो वो फिर उससे फिस्टुला बनने में दिक्कत होती है या फिस्टुला नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जिस आर्म में हमें फिस्टुला बनाना है आगे चल के फ्यूचर में, तो हमने उस आर्म को बचाकर रखना है कि उस आर्म की वेन से कोई भी हमने सैंपलिंग नहीं करवानी है, उस आर्म की वेन से हमने जो है वो कोई भी इंजेक्शन नहीं देना है। इसके अलावा अब तीसरी चीज आता है एबी ग्राफ्ट। ये एबी ग्राफ्ट क्या होता है? एबी ग्राफ्ट बेसिकली ये भी एक तरीके का हमारा परमानेंट डायलिसिस एक्सेस है, जिसमें हम क्या काम करते हैं कि हम आर्टरी को वेन से जोड़ते हैं, लेकिन एक मटेरियल के थ्रू, आर्टिफिशियल जो हमारा मटेरियल, जो एक बाहर से हम एक मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल, वो भी एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, उसमें हम आर्टरी को वेन से जोड़ देते हैं, वो हमारा ग्राफ्ट होता है। उसका नाम ही ग्राफ्ट है, तो हम बाहर से एक ग्राफ्ट लेकर आर्टरी को जो है वो वेन से जोड़ देते हैं, फिर हम उस ग्राफ्ट में जो है नीडल लगाते हैं। लेकिन ये ग्राफ्ट जो है वो इस फिस्टुला से ज्यादा जो है सक्सेस नहीं होता। सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल है वो फिस्टुला ही है। एवी ग्राफ्ट में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले प्रीफर करते हैं कि फिस्टुला बने। एवी ग्राफ्ट जो है उनकी भी लाइफ अच्छी खासी होती है, अगर उसे सही तरीके से हैंडलिंग किया जाए, सही तरीके से नीडलिंग किया जाए, तो वो काफी समय तक चलते हैं। तो ये हो गया हमारा एवी ग्राफ्ट। तो अब डायलिसिस एक्सेस, हमारे टेम्परेरी डायलिसिस एक्सेस में ज्यादातर क्या आते हैं? आईएवी कैथेटर्स। उसके बाद में जो है हमारे जो है फीमोरल कैथेटर्स, और फिर उसके बाद में परमानेंट डायलिसिस एक्सेस। परमानेंट डायलिसिस एक्सेस में हमारा हो गया फिस्टुला के बाद में हमारा हो गया एवी ग्राफ्ट, और एक तीसरा जो है परमानेंट हमारा एक्सेस होता है, उस तीसरे परमानेंट एक्सेस को हम बोलते हैं परमाकैथ। परमाकैथ बेसिकली एक तरीके का परमानेंट एक्सेस ही है, क्योंकि ये उन लोगों में डाला जाता है या उन लोगों में जो है इस प्रोसेस को किया जाता है जिन लोगों में ना तो एवी ग्राफ्ट बनाया जा सकता है, ना ही एवी फिस्टुला बनाया जा सकता है। तो उन लोगों में हम बेसिकली परमाकैथ बनाते हैं। अब परमाकैथ जो होता है वो बेसिकली डालने के लिए हम इसी इंटरनल जुगुलर वेन राइट या लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली 2 पोर्ट होते हैं जो कि नीचे हमारे चेस्ट से बाहर रहते हैं, और बाकी पोर्शन जो है वो स्किन के नीचे रहता है। स्किन के नीचे ये पोर्शन इसलिए रखा जाता है ताकि इस परमानेंट कैथेटर में जो हमने डाला है यहाँ पर, उसमें इन्फेक्शन ना हो। यही हमारा पर्पस है कि स्किन के नीचे से हम कैथेटर को निकाल कर लेकर आएं। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये जो हमारा परमाकैथ होता है, इसकी लाइफ 6 महीने से 1 साल के बीच में होती है। यूज ज्यादातर इसमें जो होते हैं इन्फेक्शन होते हैं, तभी इनको निकालना पड़ता है, या फिर इनमें कभी फ्लो नहीं आता, फ्लो आना बंद हो जाता है, तो फिर उस कंडीशंस में इनको निकालना पड़ता है। अदरवाइज इनकी जो लाइफ होती है वो 6 महीना से 1 साल के बीच में होती है। परमानेंट कैथेटर जो होता है वो यूजली स्किन के चूंकि नीचे होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। बाकी 2 पोर्ट जो है ल्यूमन हमारे इसके बाहर निकले रहते हैं। टेम्परेरी कैथेटर जो होते हैं वो स्किन के नीचे नहीं होते, उनका डायरेक्ट स्किन के बाद वेन में एक्सेस होता है, इसलिए उनकी लाइफ जो होती है वो कम होती है। तो परमाकैथ हो गया, उसके बाद में फिस्टुला हो गया, उसका और एक एवी ग्राफ्ट हो गया। ये हमारे परमानेंट एक्सेस है। तो टेम्परेरी एक्सेस और परमानेंट एक्सेस। परमाकैथ के बारे में मैं एक बात और बताऊं कि परमाकैथ जो है वो सिर्फ आईजेवी में नहीं डलते, इंटरनल जुगुलर वेन में नहीं डाल सकते। एक और वेन होती है जिसको सबक्लेवियन वेन होती है, हम उसमें भी डाल सकते हैं। नीचे हम फीमोरल वेन में भी डाल सकते हैं परमाकैथ। तो परमाकैथ जो है हमारा पर्पस यही है कि हमें एक अच्छी वेन चुननी होती है, या तो हम इंटरनल जुगुलर वेन आईजेवी जो गले में होती है, या हम सबक्लेवियन वेन को चुने में डालें परमाकैथ, और या फिर फीमोरल वेन जो हमारे ग्राइंड में होती है वहां पर डालें। तो ये हो गए हमारे डायलिसिस एक्सेस। ये कॉमन डायलिसिस एक्सेस हैं जो कि हम यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटर।